आज की क्लास में चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक करा रही हूँ दैट इज यू बैक्टीरिया। अब जिन स्टूडेंट्स को इसके पीछे का डेटा जो है वो नहीं पता, तो उनको मैं थोड़ा सा बस ये रिकॉल कराना चाहूंगी कि हम अभी फर्स्ट किंगडम की पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट किंगडम बोलने का क्या मतलब है कि वैसे भी ऑलरेडी आप बचपन से जानते हैं कि जो किंगडम्स हैं वो 5 हैं। किंगडम्स कितने हैं? 5 हैं। अब अगर हम इन 5 किंगडम्स की बात करें, दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 5 है, 5 ही रहना है। आगे बहुत कुछ बन चुका है, 7 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक बनाने वाले बना के बैठ गए हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। दैट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, दैट इज आर.एच. विटेकर, हम लोग इनको शॉर्ट में कहते हैं। बुक्स में भी आर.एच. विटेकर ही लिखा रहता है, ठीक है। तो इन 5 किंगडम्स में से मैंने मोनेरा को अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, क्योंकि मोनेरा की कैटेगरी को जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मोनेरा जो है आपके पास क्या है, फर्स्ट किंगडम है। पहले मोनेरा जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमिलिया। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो ऑब्वियस है वैसे भी 5 किंगडम्स के बारे में आपको पूरा डेटा एनालिसिस जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब हम इनके बारे में बात करते हैं, मोनेरा के बारे में, अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे मोनेरा के एग्जाम्पल्स बताओ, आपको इस दुनिया के जितने बैक्टीरिया का नेम आता है ना वो लिख देंगे उसके अंदर। क्या बोलने का मतलब हुआ? बैक्टीरिया जो है इस किंगडम का ओनर है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने बैक्टीरिया अवेलेबल हैं सबके सब किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैंने समझाया बच्चों को कि देयर आर बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं किंगडम मोनेरा इज क्लासिफाइड इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आर्की बैक्टीरिया की बात आई तो मैंने समझाया था कि आर्की बैक्टीरिया जो है मोस्ट एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जाना जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया का पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल मिलेंगे, उसमें उसको भी करेंगे। और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग यू बैक्टीरिया स्टार्ट कर रहे हैं। अब इतना बताने से क्या हुआ, आपको ये बात समझ आ गई कि यू बैक्टीरिया क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अचानक से कैसे ये टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो बिल्कुल अभी ये इनिशियल फेज है आपका, जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है। पहले ही मैंने बोला आपको, क्योंकि हम फर्स्ट किंगडम की दैट इज किंगडम मोनेरा की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यू बैक्टीरिया, सबसे पहली चीज, बैक्टीरिया तो पता है आपको, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। बचपन से छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी सिखाया जाता है तो बैक्टीरिया होगा, जर्म्स होगा, इतना तो बोला ही जाता है, इतना तो पेरेंट्स बोलते ही हैं। फिर यहाँ पे बात आती है यू, ई यू यू। अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो, हम कुछ और भी नाम रख सकते थे इसका, बैक्टीरिया ने नहीं बोला कि मेरा नाम यू बैक्टीरिया है। इस पूरे लिविंग सिस्टम में चाहे टाइगर ही क्यों ना हो, चाहे लायन ही क्यों ना हो, उसने खुद नहीं बताया कि मेरा नाम ये है। सबका नाम ह्यूमंस ने रखा है, तो हमने इनको यू बैक्टीरिया बोला। ई यू यू जहां भी लगा होगा ना, इसका मतलब ट्रू होता है। आगे जाके जब जेनेटिक्स भी मैं पढ़ाऊंगी तो वहां पे एन यू प्लॉइडी, यू प्लॉइडी, ऐसे ये ई यू टर्म जो है वो आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, यू मीन्स ट्रू होता है। यू मीन्स क्या होता है? ट्रू होता है। मात्र मैंने आपको इसका एक शब्द बोला, एक टर्म बोला, उससे आपने क्वेश्चन सीख लिया। क्या? Which category of bacteria is referred as true bacteria? The answer is U bacteria. क्या बोला मैंने? Which category of bacteria is referred as true bacteria या which category of Monera is referred as true bacteria? The answer is U bacteria. याद हो गया आपको? ठीक है। अब पहली चीज, सबसे फर्स्ट थिंग, पॉइंट्स तो खैर आप भी लिख सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करती हूँ कि लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। समझ गए, अगर सॉफ्ट कॉपी होगी ब्रेन में तो हार्ड कॉपी अपने आप निकलता जाए। सबसे पहली चीज, वन एंड ओनली किंगडम मोनेरा इज प्रोक्रियोटिक while the rest remaining kingdoms are eukaryotes. प्रोटिस्टा की बात करें, यूकरियोटिक, फंजाई यूकरियोटिक, प्लांटी यूकरियोटिक, एनिमेलिया यूकरियोटिक। दिक्कत ही नहीं है इसमें। हाँ, प्रॉब्लम कब होती, प्रॉब्लम तब होती जब ऐसा होता कि शुरू वाले 2 प्रोक्रियोटिक हैं, बाद वाले 3 यूकरियोटिक हैं, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते, शुरू वाले 3 को प्रोक्रियोटिक लिख देते, बाद वाले 2 को यूकरियोटिक। ना 3-2 का भी अगर यहाँ पे होता तब भी कंफ्यूजन का कोई चांस बनता था, लेकिन नहीं। सबसे अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि सिर्फ एक फर्स्ट किंगडम को याद रखना है कि ये प्रोक्रियोटिक है, बाकी जो रेस्ट आपके पास रिमेनिंग 5 किंगडम्स हैं। तो ये जो रिमेनिंग 5 किंगडम्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्या है आपके पास, ये रिमेनिंग 5 किंगडम्स। 5 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो 4 हो गया, दैट आर यूकरियोट्स। ये सब के सब यूकरियोटिक है, तो सिर्फ एक प्रोक्रियोटिक है। जैसे ही हमने बोला कि प्रोक्रियोटिक है, वैसे ही आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया, किस चीज का, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एब्सेंट। फिर हम बोलेंगे द नेचर ऑफ सेल वॉल इज नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक लिखना कोई जरूरी नहीं था, इसलिए लिखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि प्लांट के पास जो सेल वॉल बना है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन जो बैक्टीरिया के पास है, क्योंकि जब कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था तो उन्होंने बैक्टीरिया को भी प्लांट्स में डाल दिया था। तो जब इसको सेपरेट किया गया तो ये बताने के लिए यहाँ पे इसको लिखा जाता है नॉन सेलुलोजिक, मतलब आप समझ सकते हैं कि हाईलाइट किया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेल वॉल प्रेजेंट देखते के साथ यहाँ पे बच्चे सेलुलोज लिख दें। तो एक वार्निंग के तौर पे यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक लिखा जा रहा है, विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड्स, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, पेप्टाइडोग्लाइकन वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो सेल वॉल का नेचर है ये, जनरल नेचर है ये यहाँ पे। उसके बाद हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब है कि इसकी बॉडी जो है वो किसका बना हुआ है, तो सिर्फ सेल का बना हुआ है, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में तो बोलना ही नहीं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी समराइज करके लिख सकते हैं। एक बार मैं वापस बताती हूँ आपको, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हमने अलग से पेज बनाया था, ये रहा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत ध्यान से समझें। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मोनेरा के पास इस पूरे अर्थ का, इस पूरे बायोस्फीयर का मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। क्या बोलने का मतलब हुआ, ऑटोट्रॉफिक मतलब जानते हैं आप, ऑटोट्रॉफिक मतलब ये खुद से अपने फूड को सिंथेसाइज करता है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि ये अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं बचपन से पता है। फिर नई बात क्या है यहाँ पे, या स्पेशल क्या है कि ये जो आपके पास अवेलेबल है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की तरह होंगे ये, लेकिन जब हम कीमोसिंथेटिक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कीमोसिंथेटिक, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसा पावर होता है, ये मैं अभी आगे लिखने जा रही हूँ, ये बैक्टीरिया मैं आपको बताऊंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक लाइन याद रखना है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड by the use of liberated energy of that chemical reaction they survive। वो खुद जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि जब कहीं भी केमिकल रिएक्शन होगा बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग में एनर्जी रिलीज होती है, उस बॉन्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके ये खुद को सर्वाइव कराते हैं। बस इतनी छोटी सी बात है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, या आपको अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन मिल गया कि विच किंगडम पोजेस
कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे ध्यान नहीं दे वो जरूर पजल होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एक अच्छी बात क्या है कि जब आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको कौन सी बात समझ आएगी। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना तो मैं आपको प्रोटिस्टा में पढ़ाने वाली हूँ, ना फंजाई में, प्लांटी में सवाल ही नहीं उठता, और एनिमेलिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो बचा कौन? सिर्फ मोनेरा। जो बैक्टीरिया आपने देखा ना, जो रस्टिंग का काम कर रहे होते, कहीं पे अगर जंग लगा होता, लोहे में जंग लगा हुआ देखा होगा आपने, वो काम आपको जो दिखता है ऐसा कि नॉर्मली भीगने की वजह से या ऑक्सीजन के अवेलेबल होने की वजह से वहां पे केमिकल, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं बोल तो नहीं केमिकल रिएक्शन ये खुद कराते हैं और उसी से लिबरेट होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन वैसा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराने का पावर किसके पास है? सिर्फ मोनेरा के पास है। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं? कीमोसिंथेटिक ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं हम लोग यहाँ पे? कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऐड करते हैं। ठीक है, आगे अभी और डिस्क्रिप्शन बाकी, हम वापस लिखेंगे क्या करता है कीमोसिंथेसिस में, तो ये हम लिखेंगे। बस मैंने अभी आपको वन लाइन ये सिखाई है कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलो मुझे समझा ही दो कि तुम क्या समझते हो कीमोसिंथेसिस का मतलब, तो आपको एक सिंपल सी बात बोलनी है। कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करता है जिससे लिबरेटेड एनर्जी का इस्तेमाल करके वो खुद को सर्वाइव कराता है। कितनी अच्छी बात है, इसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। तो जिसकी वजह से बचपन से आज तक आपने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जरूर पढ़ा था, लेकिन आपने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स नहीं पढ़ा था आपने। ठीक है, तो ये एक नया सीखा है आपने यहाँ पे, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे बारी आती है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये जो हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स में अब बैक्टीरिया, अगर आपको कोई गट का इन्फेक्शन हो गया, सपोज करते हैं कोई ऐसा आपके नोन में है पर्सन जिसको टाइफाइड हो रखा है, सुना ही होगा आपने, फ्रेंड को हो गया, तो टाइफाइड बहुत कॉमन सी बीमारी है। हाँ, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। ठीक है, यस मैम। तो जो आपने टाइफाइड सुना है तो वो कौन कॉज करता है? तो एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नाम धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको, मेरा मेन पर्पस अभी सिखाना। तो वो जो बैक्टीरिया उस पर्सन के गट में सरवाइव कर रहा है, तो वो पर्सन तो जिंदा है, लाइव कंडीशन में। तो जब कोई लाइव ऑर्गेनिज्म किसी लाइव ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर, क्यों मैंने बोला इनसाइड और आउटसाइड? क्योंकि अगर इनसाइड एस्कैरिस है तब भी पैरासाइट कहलाएगा, बैक्टीरिया है वो भी पैरासाइट कहलाएगा। कोई भी चीज जिसको लाइव का टैग होना चाहिए वो पैरासाइट बन जाएगा, लेकिन सरवाइव किस पे कर रहा है? तो लाइव पे कर रहा है, तो पैरासिटिक कहलाएगा। अब जैसे सर में लाई सजुए हैं, वो क्या एक्टो पैरासाइट है, तो अभी मैंने बताते वक्त और समझाते वक्त आपको बोला बाहर या अंदर। तो बाहर वाले के लिए, किसके लिए मैंने बोला? लाइस के लिए बोला, हेड लाइस के लिए। एक उसका सिंगुलर करेंगे तो हेड लाउज होता है वो। सेप्रोफाइटिक बहुत आसान है। क्या फर्क है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक में? कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक चीज है, पैरासिटिक में सरवाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म भी लाइव है, जिसपे या जिसमें इसको सरवाइव करना है वो भी जिंदा है। सेप्रोफाइटिक में क्या है? जो सरवाइव करने वाला ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं ना, डेड के बारे में तो हम पढ़ नहीं रहे। तो जिसको सरवाइव करना है वो लाइव है, लेकिन जिसपे सरवाइव करेगा वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होगा। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, पता चला कहीं से कोई डेड बॉडी मिली, आए भागते हुए लेके, कहीं से कोई डेड बॉडी, खुदाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को मकान बनाना, कोई काम करना है, आए दौड़ते हुए बोले कि भाई यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। तो फिर पूछा जाता है कि ये डेड बॉडी कितनी पुरानी है? आपको पता है कैसे पता लगाते हैं कितनी पुरानी है? उसको बैक्टीरिया ने कितना डिकम्पोज किया है। जैसे कहते हैं कि 50% बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, इसका मतलब है कि इतने डेज पुरानी है, वो कहते हैं इस तरीके का स्टेटमेंट। तो इनको नेचुरल क्लीनर्स माना जाता है। ये जो सेप्रोफाइटिक है, मतलब आगे जाके हम सीखेंगे भी, एक मैं पॉइंट आपको लिखवाऊंगी यू बैक्टीरिया के अंदर, कि ये हमारे नेचर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो करते हैं। कौन? बैक्टीरिया। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोला मैंने, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उसको नेचर में ये वापस करने का काम करते हैं। तो कौन करेगा? किसके पास पावर है पता है आपको? सेप्रोफाइटिक के पास। एक और चीज है, अगर हम कायदे से देखें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं यहाँ पे, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग इसको
हेट्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं। जब हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें और हेट्रोट्रॉफिक की बात करें, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो बचपन वाला क्वेश्चन हो गया। ऑटोट्रॉफिक मीन्स वो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर करेंगे चाहे जैसे करें। आज आपने सीखा कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में वो खुद पे सरवाइव नहीं करेंगे, मतलब किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट होगी उसको सरवाइव करने की। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें से निकलता है, पता है क्या? ठीक है, आपने पढ़ लिया कि ऑटोट्रॉप्स भी है हेट्रोट्रॉप्स भी, लेकिन ज्यादा कौन है नेचर में? तो हेट्रोट्रॉप जो है इन बैक्टीरिया का नंबर नेचर में ज्यादा है। तो इसके लिए हम एक पॉइंट नोट करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने बस आपको ये एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि कुछ नया भी नहीं लिखा मैंने। जो पुरानी चीजें थी उसी को मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन नए तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आप न्यूट्रन सीखेंगे तो उसमें भी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब हम लोग यहाँ यू बैक्टीरिया के बारे में, तो बेसिक इंट्रोडक्शन था, तो स्टेबल का आपको क्या फायदा हुआ सो देखिए। प्रोक्रियोटिक कहाँ से लिखा आपने? टेबल 2.1 से। मैं 50 बार रिपीट कर चुकी हूँ या उससे भी ज्यादा। वन एंड ओनली किंगडम मोनेरा इज प्रोक्रियोटिक while the rest remaining kingdoms are eukaryotic। ठीक है, अब अगर हम बैक्टीरिया को अपनी खुली आंखों से देख लेते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आप रेस्टोरेंट में खाने जाते या फिर वैसे आपको प्लेट्स में नजर आ जाता, भाई इसमें तो बैक्टीरिया हम नहीं खाएंगे। किसी को टाइफाइड ही नहीं होता, क्योंकि फूड कंटामिनेटेड या वाटर कंटामिनेटेड लेने की वजह से ही टाइफाइड होता है। कोई हवा वाला सोर्स नहीं है उसका, एयरबोर्न डिजीज नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत इसलिए होती क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है। देन अब ये अपने आप को नेचर में इतने एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव कैसे करता है? तो इसके पास रिजिड सेल वॉल है। उस टेबल में आपने देखा था पॉलीसेकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स था, तो यहाँ कुछ नई बात नहीं है। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आप अभी जिस मकान में, हाउस में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, फ्लैट में, जहां भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या है? ब्रिक्स है, ईंटें हैं उसकी। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन की यूनिट के तौर पे हम किसको जानते हैं? हम एमिनो एसिड्स को जानते हैं। ठीक है, देन आपके पास है यहाँ पे एरोबिक, एरोबिक और एनारोबिक, ये भी आप जानते हैं अच्छे से। अब एरोबिक बैक्टीरिया नेचर में हवा में, आप जो डे पर डे ईच एंड एवरी डे आप बैठे हुए हैं, अब कोई अपने नोज के नॉस्ट्रिल को और माउथ को तो बंद करके बैठ नहीं सकता। आपके नेजल पैसेज के थ्रू भी ईच एंड एवरी डे काउंटलेस नंबर में बैक्टीरिया जाते हैं और आपके माउथ से भी जाता है। ठीक है, लेकिन आपके गट में जो HCl अवेलेबल है वो सफिशियंट है उससे फाइट करने के लिए, उसको किल करने के लिए। लेकिन जब आप हार जाते हैं, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म हार जाता है, तब जाके आपको कोई बीमारी होती है। तो एरोबिक बैक्टीरिया भी है, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया भी है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी बहुत इजीली सरवाइव करते हैं। इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके 12th क्लास में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, कि कैसे जब सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है तो इन बैक्टीरिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे, उसकी क्लीनिंग करना। ठीक है, पैथोजेनिक मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैथोजेंस, एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजन। मतलब इस दुनिया का कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट हुआ उसको हम पैथोजन बोलेंगे। तो ऑब्वियस है डिजीज कॉज करेगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। ठीक है, और क्योंकि ये हर जगह सरवाइव कर सकता है, करेगा बहुत इजीली, तो जिसकी वजह से मैंने आपको एक स्पेशल टर्म सिखाया था, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये तो सब जगह पाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में कौन सरवाइव करेगा? तो आर्की बैक्टीरिया का नाम आएगा वहां पे। ये मैंने उस वक्त भी रिपीट करा था। ठीक है, इंक्लूडिंग देखिए लिखा ना, इन एंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अंदर भी होगा बाहर भी होगा। अब किसी को पिंपल हो गया तो स्किन के बाहर क्या हो गया? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। किसी को देखेंगे स्किन के ऊपर ही कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, पैचेस हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या हो गया? ऑन हो गया। अब मैंने टाइफाइड का एग्जांपल दिया तो इन हो गया, वो आपकी बॉडी के अंदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत स्मार्ट है बैक्टीरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि बैक्टीरिया की खासियत क्या है कि अगर आप इसको अनफेवरेबल कंडीशन देंगे, अनफेवरेबल कंडीशन बोलने का मतलब है कि
जहां पे सरवाइव करने के बारे में आप तो नहीं ही सोच सकते किसी भी कीमत पे। तो फिर सवाल ये उठता है, तो ये कैसे सरवाइव करते हैं? तो एक्चुअल में यहाँ पे एक टर्म है एंडोस्पोर। क्या टर्म है? एंडोस्पोर। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंडोस्पोर, तो ये डॉर्मेंट फेज है। ये क्या है? डॉर्मेंट फेज है। कैसा डॉर्मेंट फेज है? डेड नहीं हुआ है, वो सिर्फ टफ कंडीशन को देख के, हार्श कंडीशन को देख के वो खुद को क्या कर रहा है, वहां पे डॉर्मेंट करके बैठ गया है। तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जहां पे बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को सरवाइव करा जरूर रहा है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है उसकी। तो हार्श टाइम में ये कैसे खुद को जिंदा रखता है? जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको तुरंत समझ आ जाए। आपने देखा होगा स्किन रिलेटेड अगर बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन किसी को होना है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी है, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि वो ना गर्मियों में ज्यादा होता है। गर्मी में ज्यादा इसलिए होता है कि उसको मॉइस्चर, बाकी सारी चीजें, ऑप्टिमम कंडीशन सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ठंड के सीजन में जब एक्सट्रीम ठंड होगी तो ये एंडोस्पोर के फॉर्म में खुद को वहां पे सरवाइव कराते हैं। ठंड ठंड जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी तो आप देखें खाने पीने की चीजें भी कम खराब होती हैं। अगर आपने आटा गूंधा हुआ गलती से रात में छोड़ दिया है तो आपको टेंशन नहीं हो गया, बोले अच्छा खराब नहीं हुआ होगा। गर्मी के टाइम में अगर आप रखेंगे उसको तो वो फंगल इन्फेक्शन तो खैर होगा ही होगा, उसके साथ साथ इन बैक्टीरिया का भी अटैक होता है। ठीक है, तो ये कैसे अपने आप को सरवाइव कराते हैं वहां पे? तो ये एक नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेट में खुद को वहां पे अरेस्टेड फेज में रखते हैं। मतलब डॉर्मेंट फेज ज्यादा अच्छा होगा बोलना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पोर। जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया के लिए कॉपीराइटेड है, कई जगह पे आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो एंडोस्पोर अगर कोई आज के बाद से आपसे पूछे तो आप एक बात सिर्फ याद रखेंगे, एंडोस्पोर इज अ डोरमेंट, टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव फेज और स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया? अब स्पोर है तो स्ट्रक्चर बोल देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये यू बैक्टीरिया के बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन जो है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मैंने आपको समझाया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। और यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ भी लेंगे मेरे से। नो मैम, नो डाउट। चलिए ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। बहुत, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन ज्यादा दिया है, कुछ लिखने वाली बात तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पे जितने पॉइंट्स अवेलेबल है एक बार आप आंख बंद करके जहां बैठे वही एनालाइज कीजिए, आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, ये जानते हैं आप, नॉर्मली ऐसे बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत आसान सी चीजें हैं ये, इसमें कुछ वैसा है नहीं। और यू बैक्टीरिया जो है इसके बारे में अगर आपके एग्जामिनेशन पर्पज से हम लोग बात करें तो कुछ की फीचर्स जो है वो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। उसमें भी आप 90% जानेंगे ही, कुछ 10% जो मतलब मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ जो रिमेनिंग 10% होगा बस वही आपको नया। जैसे मैंने आपको बोला कीमोसिंथेटिक, तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बाकी सब कुछ आपका जाना हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस डायग्राम से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं सिखाऊंगी आपको। जो ये रख रखा है डायग्राम की तो खैर अलग ही इंपॉर्टेंस है बायो के फील्ड में, उसके बिना तो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं समझा सकता आपको। हवा में तो किसी टॉपिक को समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हेट्रोसिस्ट लिखा हुआ है, एक्चुअली इट्स अ स्पेसिफिक सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक ऐसा सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करेगा। ये एक और पहले पे पहला पॉइंट हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा, मतलब क्या नहीं करेगा, ये सोचिए सब कुछ करेगा। तो एक क्वेश्चन जब आता है नीट के एग्जाम का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी या ऑर्गेनिज्म का नाम दे दे या किंगडम का नाम दे दे, पोजेस मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको किंगडम का नाम लिखा है तो मोनेरा को मार्क करना तो बहुत आसान है। फंसते कहाँ है बच्चे? मोनेरा नहीं लिखा होगा, चार ऑर्गेनिजम्स का चारों का साइंटिफिक नेम लिखा होगा, वहां फंसिएगा।
क्वेश्चन ज्यादातर वैसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार के नीट के एग्जाम में रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वेश्चन आया है, जिसमें मेरे ख्याल से आज तक में फर्स्ट टाइम ऐसा नीट का एग्जाम हुआ, एक जिसको कहते हैं ना, एक लेटर जिसको कहते हैं ना, लेटर वर्ड से भी छोटा जो एक लेटर है, एक लेटर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा गया है, ठीक है। एक दिन में कराऊंगी आपको नीट क्वेश्चंस की एनालिसिस जो इस साल पूछा, समझ आएंगे कि आपको कैसे और किस तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। डे 1 से ही प्रिपरेशन होती है उसकी, बच्चों का काफी अच्छा एग्जाम गया है, बाकी तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बोल तो रहे हैं बहुत अच्छा गया है। चलिए, तो यहाँ पे हेट्रोसिस्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से हेट्रोसिस्ट को मार्क करना है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्यों है, मैंने एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। तो अब जो है बिल्कुल 0 लेवल के जो पॉइंट्स हैं उसकी बात हम लोग करेंगे, जिसके बेसिस पे आप आगे जाके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे, ये फायदा और बेनिफिट आपको हो जाए, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज मैंने अभी समझाते समझाते और एक्सप्लेन करते करते आपको ना, मैंने अभी एक बात सिखाई थी, क्या, कि अगर हम यू यू लिख रहे हैं मतलब ट्रू होता है, तो ये जो यू बैक्टीरिया है, ये जो क्या है, यू बैक्टीरिया है। क्या सीखा आपने फर्स्ट पॉइंट, ट्रू बैक्टीरिया लिखेंगे हम लोग उसको, क्या लिखेंगे, ट्रू बैक्टीरिया। पता है आपको, इसमें भी कुछ नया नहीं है, ठीक है। अभी जब तुरंत मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा रही थी तो मैंने एक बात बताई आपको, क्या, मैंने बोला कि फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक में अब यहाँ पे नाम आएगा साइनोबैक्टीरिया का, और ये वही साइनोबैक्टीरिया है जिसका एक फॉल्स नेम है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी है नहीं ये, इसका फॉल्स नेम क्या है, हम लोग इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी का दूसरा नेम है जो आप सुनते होंगे बचपन से, तो आपको लगता होगा अच्छा लगता है कि दोनों अलग अलग, नहीं सेम है दोनों। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसलिए इतना स्पेशल है, उसका रीजन क्या है, इनके पास ठीक हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स अवेलेबल है। कौन सा पिगमेंट अवेलेबल है, तो इसके पास क्लोरोफिल है, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो आ गई इसके पास पावर, किस चीज की, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की। तो ये क्लोरोफिल ए जो है ये बहुत पावरफुल हो गया, अगर आपके पास होता तो आप भी फोटोसिंथेसिस करते, मेरे से बायोलॉजी थोड़ी करते बैठ के। तो ये जो क्लोरोफिल ए है, तो ये सेम जो है ग्रीन प्लांट्स के पिगमेंट्स की तरह है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स के क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, जो इनको क्या बनाता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बनाता है। सो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। अब जब एनालिसिस आप करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, डायग्राम को रख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बात करी जाती है बैक्टीरिया के बारे में, तो ये कैसे आपको यूनिसेलुलर फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। कॉलोनियल का मतलब है उसका पूरा एक झुंड दिखेगा, पूरी कॉलोनी दिखेगी आपको, या यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम है, कैसा हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंटस। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, मतलब आप समझते हैं एक ही सिंगल सेल होगा इसके पास, तो हमको टैग दे दिया यूनिसेलुलर। कॉलोनियल, और क्या हो सकता है ये, और फिलामेंटस,
मतलब फिलामेंट्स की तरह होगा, रिबन लाइक होगा, तो हम लोग इसको फिलामेंटस बोल देते हैं। दैट इज फिलामेंटस। इसमें कुछ नया नहीं है, ये देखिए बच्चों वाला पॉइंट है, इतना पता है आपको। हम क्या करते हैं ना, किसी भी, इसको सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए था, किसी भी मतलब पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर अगर आप याद करते हैं जो आपने 9th में भी पढ़ा था, जैसे ही कोई फाइलम स्टार्ट होता है सबसे पहले क्या लिखना होता है उसमें, हैबिटेट, पाया कहाँ जाता है, ठीक है। तो जब इसके हैबिटेट के बारे में आप लोग बात करें, मैंने पहले ही बोला कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन बोलने का मतलब है कि अगर आप पानी में ढूंढना चाहिएगा तो फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, मरीन वाटर में भी मिलेगा, और टेरेस्ट्रियल में तो खैर कमी ही नहीं है। इस पूरे अर्थ पे कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे आपको देखने को ना मिले, ठीक है। तो वाटर वाले की अगर हम लोग बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिलेगा और मरीन वाटर में भी मिलेगा। फ्रेश वाटर मतलब जिसकी सैलिनिटी कम होती है, जिसका सॉल्ट कंटेंट कम होता है, और मरीन वाटर का क्या मतलब है, जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रेश और मरीन वाटर में भी ये खुद को सरवाइव करा सकते हैं। लेकिन अगर लैंड की हम लोग बात करें तो हर जगह पाया जाता है। एंड टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहता है ना, उसके लिए एक वर्ड बायो में हम लोग उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ऐसा नहीं, कुछ नया आपको यहाँ पे सुनने को या सीखने को मिल रहा है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे मूव कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। अब एक चीज देखिए, यहाँ आपके पास एक डायग्राम अवेलेबल है। तो ये म्यूसिलेजिनस कोटिंग या म्यूसिलेजिनस शीट सिर्फ यही नहीं, बायो में कई जगह आपको सुनने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस म्यूसिलेजिनस शीट। तो एक स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं, और म्यूकस सिक्रीटिंग होने की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म के बाहर वैसे स्टिकी कवरिंग बन जाती है तो उसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं, या म्यूसिलेजिनस कवरिंग कहते हैं, म्यूसिलेजिनस कोट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यूसिलेजिनस कोटिंग को या जिलैटिनस शीट भी इसी को कहते हैं। तो इनकी कॉलोनी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये किससे कवर्ड है, तो म्यूसिलेजिनस शीट से या जिलैटिनस शीट से कवर्ड है। और अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम तक कॉज कर सकते हैं। होता है ना, वाटर के पूरे कलर को चेंज कर देना, बहुत ज्यादा एबंडेंस में दिखेगा ये, तो ये ब्लूम भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके पास एक स्पेसिफिक ये पावरफुल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला सेल है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो ये जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इससे अभी अभी हम लोग ये सारे पॉइंट्स जो है ये कॉपी करने वाले हैं, मतलब इस डायग्राम को देख के लिखने वाले हैं। कुछ रटने वाली बात इसमें नहीं है, ना ही कुछ नया है, आपको दिख ही रहा है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको म्यूसिलेजिनस कोटिंग या शीट दिख रही है, मैं वही लिखने जा रही हूँ। बैक्टीरियल कॉलोनीज, जो इनकी कॉलोनी है, आर जनरली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट भी लिख सकते हैं, जिलेटिनस कोटिंग भी लिख सकते हैं। सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, ठीक है। इससे क्या है, ये कवर्ड है।
अगर पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में आप देखेंगे तो ये ब्लूम्स भी, ब्लूम कई बार बच्चे पूछते मैम ये ब्लूम का मतलब क्या होता है। देखिए जब मान लीजिए कभी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो एल्गल ब्लूम देखा होगा आपने, जहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन काई लगी होती है ना, मतलब आपको दिखता है कि वो एक मैट की तरह वहां पे बिछा हुआ है। जब इतना ज्यादा एबंडेंस में कोई चीज हो जाए तो उसको हम ब्लूम कहते हैं। बहुत जगह पे बायो में आपको ये ब्लूम टर्म जो है वो ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम कॉज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे दे फॉर्म ब्लूम्स। अब फ्रेश वाटर में तो ब्लूम नहीं बनाएगा ना ये, बैक्टीरिया के नंबर का बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि अच्छा इसको खुद को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे मिल रहा है। अब जैसे अगर हम बात करें, जो कोई पर्सन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कोई डेड पर्सन है, तो उसकी बॉडी पे सोचिए कितने नंबर में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। तो ऑब्वियस है, ये तो खैर मैंने वो डेड बॉडी की बात करी, तो वाटर बॉडी को भी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा उतना नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली क्या करेगा, ये ब्लूम कॉज करेगा। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। और कहाँ करेगा, फ्रेश वाटर में तो करेगा नहीं। कॉमन सेंस लगाएंगे अपना, आपको बात समझ आ जाएगी। तो कहाँ कॉज करेगा, ये पोल्यूटेड वाटर में करेगा, फ्रेश वाटर में नहीं करेगा। अगर फ्रेश वाटर में करता तो आपके घर में जो एक्वागार्ड या जो भी XYZ वाटर प्यूरिफायर RO वगैरह लगाया उसमें भी हो जाता है ये इजीली। तो ये क्या करेगा, पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम कॉज करने का काम करता है। अब अभी अभी हमने हेट्रोसिस्ट के बारे में डिस्कशन करा है, तो अब हम लोग हेट्रोसिस्ट के बारे में लिखेंगे। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। हेट्रोसिस्ट के बारे में जब हम लोग बात करें तो क्या है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले सेल्स हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक सेल, ऐसे कर लीजिए इसको, स्पेसिफिक सेल which is responsible for nitrogen fixation। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, तो हमने इसका नाम क्या रखा है, हेट्रोसिस्ट रखा है। इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो मस्ट है याद होना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है आपका। नॉस्टॉक और अनाबिना जो है वो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक फिलामेंटस नॉस्टक ही है। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एक एग्जाम्पल है नॉस्टक, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाला जो डायग्राम है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टक एंड अनाबिना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। The previous page once. Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. चलिए Yes, ma'am.
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इस टर्म को ध्यान से देखेंगे जो मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही थी। कीमो टर्म मीन्स केमिकल रिएक्शन, सिंथेटिक या सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, ऑटोट्रॉफिक इसको दूसरे पे सरवाइव करने की जरूरत नहीं, और बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। तो क्यों हम इसको टैग दे रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, इनके पास एक पावर है, पावर ही बोल सकते हैं उसको। किस चीज की पावर है? तो दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने के बाद ऑब्वियस है केमिकल रिएक्शन का तो रूल है कि वहां पे क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। उस रिलीज्ड एनर्जी का यूज करके ये खुद का एटीपी बनाते हैं। मतलब ये जो फेनोमेना या सिनेरियो है जिसकी वजह से ये खुद को इजीली नेचर में सरवाइव करा पाते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या बोला मैंने? These bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia, and use the released energy। किसके लिए यूज करेगा ये? एटीपी बनाने के लिए। फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, खुद का एटीपी बनाएंगे। फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, ये एटीपी को बनाने का काम करेगा। ये मेरी बात समझ आई सबको? जैसे आपको कहीं पे भी अगर रस्टिंग का प्रोसेस दिख रहा है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आयरन में रस्टिंग हो रहा है, तो वो रस्टिंग जो है वो बैक्टीरिया, तो क्या है वो? उसका एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन है। अब कोई सा भी कहीं पे अगर आयरन आपको ऐसा दिखता है बिल्कुल रस्टेड कंप्लीटली, इसको जब जाके माइक्रोस्कोप के अंदर स्क्रैच करके पार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एबंडेंस में सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया इसमें नजर आएगा। तो क्या है वो? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये कोई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो हम इसको सेप्रोफाइटिक बोल नहीं सकते। जिंदा तो है नहीं, लाइव तो है नहीं, तो हम इसको पैरासिटिक भी नहीं बोल सकते। अब आपको इसमें कहीं कोई ग्रीन पिगमेंट तो दिख नहीं रहा, तो हम फोटोसिंथेटिक भी नहीं बोल सकते। हमारे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, क्या हो गया? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो रेस्टिंग वाले काम में ये बैक्टीरिया जो है ये लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? मेरी बात समझ आई सबको? Yes, ma'am.
मैम हाँ बोलो। मैम अगर ये लिविंग ही नहीं है तो हाउ कैन दे मेक देयर ओन एटीपी? यही देखिए, यही चीज तो मैं समझा रही हूँ इतनी देर से। हमने इसको कीमोसिंथेटिक बोला है, हम ऑटोट्रॉफिक इसको बोल ही नहीं रहे हैं। अब बैक्टीरिया का काम क्या है, यहाँ पे इसको जो भी चीजें मिल रही, जैसे नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दिख रहा है, तो इसका काम क्या है, उसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन जब ये करेगा तो उसमें से क्या होगी, एनर्जी लिबरेट होगी। जब एनर्जी लिबरेट होगी तो उससे ये क्या करेगा, खुद को सरवाइव कराएगा। लेकिन एनर्जी का, जैसे आपकी बॉडी में एटीपी कैसे बनता है, हम लोग या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी बना रहा है तभी तो। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम इनविट्रो कंडीशन में ले जाके अगर हम एटीपी बनवाएं, तब हम उसको लिविंग तो बोल नहीं सकते, लेकिन वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को एज अ स्ट्रैटेजी ये इस्तेमाल कर रहा है खुद को सरवाइव कराने के लिए। समझ गए? तो ये कौन कराने में हेल्प कौन कर रहा है, तो ये बैक्टीरिया कर रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग इसका नाम लेते हैं। ठीक है, देखिए आपने जो 10th क्लास में या उससे पहले के अर्लियर क्लासेस में जो आपने रस्टिंग का प्रोसेस सीखा था, ठीक है, अगर आयरन रस्टिंग कहीं पे हो रहा है तो आयरन रस्टिंग में ये चीजें आपने पढ़ी होंगी कि आयरन जो है यहाँ पे ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ आपको कि अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे ये केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें और कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात फिक्स्ड है यहाँ पे कि जरूर यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगा। उस एनर्जी का इस्तेमाल इस बैक्टीरिया को करना है। अब आया समझ में? बैक्टीरिया ने एनर्जी रस्टिंग के लिए यूज की है ना? वॉइस कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलेंगे, या हो सकता है डिवाइस दूर होगा आपका। मैम मेरा ये कहना है कि ये जो भी जितनी भी एनर्जी लिबरेट करता है, लिबरेट कर रहा है, या फिर कीमोसिंथेटिक जो मतलब ये कीमोसिंथेसिस कर रहा है, तो फिर ये रस्टिंग करने के लिए इतनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है, लिबरेट हाँ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी वजह से जो ये रस्टिंग का काम आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली हाँ एक चीज है, अगर आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करें ना, टाइटेनिक को बनाने में इतनी इंजीनियरिंग लगी थी, ठीक है, और पता है कि बनते के साथ वो डूब गया जब चला। तो कुछ लोगों ने ना अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला हम एक काम करते हैं, हम इसको ना निकालेंगे। अब कितने डेप्थ में सो भी देखिए, लेकिन जब इन्होंने दिमाग लगाया कि हम निकालेंगे, तो जब रिसर्चर्स गए उसके अंदर एनालिसिस करने के लिए, तो पता चला वहां पे तो ट्रिलियंस के नंबर में बैक्टीरिया, वहां पे तो सारा सुटेबल कंडीशन मिला। ठीक है, सारा सुटेबल कंडीशन में तो आराम से उसका इतना ज्यादा एक एक पार्ट का रस्टिंग हो रखा था। क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर रस्टेड आयरन है, तो अब जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको ठीक तो नहीं ही कर सकते आप। ज्यादा ज्यादा क्या कीजिएगा, ऊपर से पेंट कर लीजिएगा। तो बार बार हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। हम टर्म कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तब होगा जब ऑक्सीजन देंगे, नहीं देंगे तो नहीं होगा। आप लोहे का कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको पेंट करना होता है। आपको स्टेनलेस स्टील को नहीं पेंट करना होता, लेकिन आपको आयरन को करना होता है, क्योंकि आयरन को आपको इस बैक्टीरिया से बचाना होता है। समझ आए? मतलब कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसको मतलब है केमिकल रिएक्शन से निकलने वाले एनर्जी से। बस पूरा गेम किसका है, रिलीज्ड और लिबरेटेड और इवॉल्व एनर्जी का। क्या करना है इसको, तो भाई जिंदा रहने के लिए एटीपी तो चाहिए, तो इसको मतलब है अपना एटीपी बनाने से। तो एटीपी कैसे बनाना है, तो इसको पता है कि वहां से रिलीज होने वाले एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसकी वजह से ये अपनी एक नई कैटेगरी बनाती है, ये बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या कहते हैं हम लोग, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
मैम आपसे एक बात पूछनी थी। अब जैसे कि हम न्यू हाँ कमर्स जी है, बोलिए। मैंने आपकी पहली क्लास ज्वाइन की है, तो अगर मुझे हम्म। आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में कोई कंसेप्ट नहीं समझ आई होगी, तो आप हम्म। डाउट सेशन जैसी मतलब कोई भी क्लास मतलब आप कब हम्म। ले सकती हैं, मतलब हो जाएगा, वो मुझे पता जो चल भी जाएगा, डाउट होगा। ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक ऐसे तो मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं आपको टाइम तो दे रही हूँ कि अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें से अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। लेकिन होता है कि कई बार उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट आता है, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। मेरी जब कोई क्लास स्टार्ट होती है ना, तो उसके पहले भी मैं 5 मिनट वेट करती हूँ कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो पूछो पूछो। पहले मैं 50 बार पूछती हूँ, जब कोई कुछ नहीं पूछता तब मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरी बात समझ आई? ठीक है। ओके मैम। हाँ, अगर पास्ट लेक्चर से कहीं कोई डाउट आता है तो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। पहली बात तो ये है कि हर एक टॉपिक के बाद मैं एक पॉज देती हूँ, किस चीज का, वे बच्चा देखे, उसको अगर ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज समझ नहीं आई तो हम पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर पूरा क्लास ओवर हो गया, हो सकता है पढ़ते वक्त या टेक्स्ट बुक को पढ़ते वक्त बच्चे को कोई डाउट आए, फिर मैं उसके अगले क्लास को स्टार्ट करने के पहले भी पूछ लेती हूँ, टाइम देती हूँ। पिछली क्लास से कोई डाउट किसी को, पिछली क्लास से कोई डाउट किसी को, 10 बार बोलती हूँ। जब कोई कुछ नहीं बोलता फिर मैं अगली क्लास स्टार्ट करती हूँ। बात समझ आई? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। हम्म। बिल्कुल। एक टर्म है आपके पास, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या टर्म है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को समझने के लिए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 6th 7th में भी ये बच्चे पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही डायग्राम है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उस सीरीज में क्या है, हम यू बैक्टीरिया के लिए एक पॉइंट लिखेंगे, स्पेशल पॉइंट। क्या नोट करेंगे हम लोग उसमें? हम लोग उसमें लिखेंगे यू बैक्टीरिया प्ले एन important or great role in recycling nutrients like कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। हर चीज के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे समझे आखिर इसको? समझिए ध्यान से। कार्बन साइकिल में नहीं पढ़ा रही है आपको, मेरा वो पर्पस नहीं है, मुझे बस आपको इतनी बात समझानी है। यहाँ पे आपको एक डेड ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, बस उसके बोन्स नजर आ रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जब डेड होके इस नेचर में गया होगा, मतलब सॉइल के अंदर गया होगा, तो सॉइल के अंदर जब गया होगा तो इसका डिकम्पोजिशन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, ऑब्वियस डिकम्पोजिशन हुआ होगा। तो जब डिकम्पोजिशन हुआ होगा तो डिकम्पोजिशन किसने किया होगा? बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया फंजाई मिलके करते हैं, तो बैक्टीरिया ने किया होगा। उसमें भी सबसे बड़ा रोल किसका है? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आर ग्रेट डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लाइव कंडीशन में है, तो पूरी जिंदगी इसने क्या किया? या तो प्लांट को या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया इसने। इस प्लांट ने अपने रूट्स के थ्रू, अपनी जड़ों से इसने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिया? तो सॉइल से लिया। कहाँ से लिया इसने? सॉइल से लिया। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के डेड होने के बाद इसने वापस वो सारे न्यूट्रिएंट्स को किसको लौटाया? तो सॉइल को लौटाया। अगर बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन नहीं करते, एक दूसरा केस हम लोग उल्टा करके सोचते हैं। अगर आप ऐसे सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे मेरी एक बात समझ आएगी। इसके बिना नेचर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मतलब आप भूल जाइए कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि उसका जो है वो सिर्फ डिकम्पोजर्स को दिया गया है।
आगे जाके जब मैं आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगी 12th क्लास में, तो वहां पे 4 कंपोनेंट्स, मतलब आप समझते हैं बेसिक कंपोनेंट पढ़ाऊंगी इकोसिस्टम के। उस बेसिक कंपोनेंट में इन डिकम्पोजर्स को जगह दी गई है। ह्यूमन नहीं होते तो दुनिया चलेगी। लॉकडाउन के टाइम में सारे ह्यूमंस घर के अंदर बैठे थे, तो ऐसा नहीं था कि दुनिया बंद हो गई थी और खुशी होंगे। बेचारे सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो खुशी हो गए होंगे कि अच्छा चैन शांति से रह सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी, ये पूरा बायोस्फीयर चलेगा। लेकिन जिस दिन माइक्रोब्स नहीं हुए, डिकम्पोजर्स नहीं हुए, उस दिन लिविंग सिस्टम नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज दिस ग्रेट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज परफॉर्म्ड बाय माइक्रोब्स। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि जो ये बैक्टीरिया है, इनका क्या रोल है, क्या यूज है। तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, क्यों बोला मैंने हेट्रोट्रॉफिक? भाई डिकम्पोजिशन जब ये कर रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में तो जा नहीं सकता। किसमें जाएगा? ये हेट्रोट्रॉफिक में जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया है, इनका बहुत बड़ा रोल है किस चीज में? तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। चाहे वो आपकी बॉडी में, अब आपकी बॉडी में डीएनए है या नहीं? डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए को जब देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एक कंपोनेंट को तोड़ के जब उसको उसके कॉम्पोजिशन जिससे वो मिलके बना है, उसको जब नेचर को वापस कर दिया जाता है, इसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये कर क्यों रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक की वजह से कर रहे हैं, सेप्रोफाइटिक की वजह से कर रहे हैं, पैरासाइटिक की वजह से कर रहे हैं, तो क्या आंसर होगा? अगर मैं चारों मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आपको यहाँ पे टर्म बताऊं और मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं यहाँ पे कि किसकी वजह से डिकम्पोजिशन कर रहा है ये, तो क्या आंसर होगा आपका? डिकम्पोजिशन की वजह से, मतलब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि डिकम्पोजिशन का तो मतलब ही है ना कि डेड एंड डिकेइंग। अगर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव नहीं करेगा, इसको किसी जिंदा और लाइव ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करना, तो हम क्यों बोलेंगे सेप्रोफाइटिक? पैरासिटिक बोल के काम चला लेंगे, है या नहीं? ऐसे सोचिए, ये सर नो है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक स्पेशल पॉइंट क्या आता है इसके लिए? हाँ, एक स्पेशल हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है। हम लोग कहते हैं इसके लिए बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट role in recycling nutrients. Like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. जिसकी वजह से, ये तो खैर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम डायरेक्ट वे में इसको, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला या कंक्लूजन क्या निकाला आपने? कंक्लूजन ये निकाला, बोले अच्छा अब हमें ये बात समझ आ गई कि जो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, जो ये कौन है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये नेचर में मोस्ट एबंडेंट है। नेचर में क्या है? ये मोस्ट एबंडेंट है। और मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, या बायोस्फीयर भी लिख सकते हैं, नेचर। अब अगर आपको कोई डिकेइंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना, तो उस पर तो पूछना ही नहीं। बड़ा सा ऑर्गेनिज्म जिसको सॉइल के अंदर डाला जाता है, उस पर अगर आप ढूंढेंगे ट्रिलियंस के नंबर में आपको उसमें बैक्टीरिया मिलेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है? तो द मेजोरिटी आर डिकम्पोजर्स।
द मेजोरिटी आर, जो भी हमने बात करी है, द मेजोरिटी आर important डिकम्पोजर्स। क्या है ये? डिकम्पोजर्स हैं, जो भी अभी सीखा आपने। और डिकम्पोजर किसकी वजह से है? तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से है। ये चीज भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, इसको जब बच्चों को नोट करना होता है कॉपी में, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि हेडिंग दे दो, पॉजिटिव इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ बैक्टीरिया। बचपन से जब कोई बच्चा सुनता है ना बैक्टीरिया का नाम, तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है। सुनते के साथ वो खुद ही इमेजिन कर लेता है वहां पे कि अच्छा, अब जो है हमें बैक्टीरिया का क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव रोल जो है वो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन बैक्टीरिया जो है बहुत सारे पॉजिटिव वर्क भी करते हैं, जिसको अगर आप ना इमेजिन करें तो वो काम भी इम्पॉसिबल, आप खुद कर नहीं सकते। जैसे अगर हम डेयरी इंडस्ट्री की बात करें या खुद आप अपने घर में बात करें, तो LAB शॉर्ट में बोला जाता है, जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं ना आप, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका काम क्या है? मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, अगर आपको उसमें सोर क्रीम बनाना है तो वो कौन करेगा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस करेगा। अगर आपको स्पेशल योगर्ट बनाना है तो वो कौन करेगा? लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस करेगा। इतना नहीं जानना आपको, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि LAB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। रीजन क्या है कि आगे जाके 12th क्लास में मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगी, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये चीज तो खैर कंफर्म्ड है, ये आपको सीखना ही सीखना है कि जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इसका रोल क्या है? मिल्क को कर्ड में ट्रांसफॉर्म करना। विनेगर का इस्तेमाल करते होंगे आप लोग, विनेगर का करते हैं नहीं करते हैं? विनेगर का करते हैं ना? तो ये जो विनेगर है, तो इस विनेगर की क्या खासियत है? बहुत सारे यूजेस हैं इसके। रेस्टोरेंट में अगर आप कोई भी खाना खाएं तो उसमें खटास होती है, किसकी वजह से होता है? तो विनेगर की वजह से होता है। ये विनेगर एक्चुअली केमिकली इट्स एसिटिक एसिड एंड एसिटोबैक्टर एसिटी। बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटी या ग्लूकोबैक्टर जो है, ये विनेगर बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन कर रहा है? तो बैक्टीरिया। फॉर्मेंटेड वेजिटेबल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पिकल्स विद हाई HCl कंसंट्रेशन, कौन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? तो स्यूडोमोनास, बैसिलस, स्ट्रेप्टोपिकैलिस, लैक्टोबैसिलस, प्लेंटेरम। तो बहुत सारे बैक्टीरिया का, बहुत सारा। अगर इस पेज पे एक इंपॉर्टेंट इसका वर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है, दैट इज इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रोल है आज के डे में और मेडिकल इंडस्ट्री में, जिसके बारे में अगर आप सोचना स्टार्ट करें, या जिसके बिना अगर आप किसी चीज को सोचना स्टार्ट करें तो पॉसिबल ही नहीं है,
तो एंटीबायोटिक्स जो है इस पूरे वर्ल्ड को भी आप किसके बिना नहीं सोच सकते, बैक्टीरिया के बिना नहीं सोच सकते। इनका यूज किया जाता है उसको बनाने में, ठीक है। तो ये पेज तो खैर रहने ही दीजिए, आप सिर्फ अलग से एक लाइन लिख सकते हैं कि यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बस इतना बहुत है आपके लिए। और ये इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। ठीक है। दीदी